नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का जो काव्य खंड है उसका चैप्टर 13 चल रहा है, जिसका नाम था ग्राम श्री। और इस पाठ में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कविता जो ग्राम श्री है उसके बारे में जाना, उसके भावार्थ को हम समझ रहे हैं। पिछले सेशन से ही हमने ये कविता स्टार्ट कर दी है और इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांव का जो परिवेश है, गांव का जो वातावरण है, वहां के खेतों की जो हरियाली है, वहां के बाग बगीचों की, वहां के पेड़ पौधों की जो सुंदरता है, उसका किस तरह से मनोहारी चित्रण, मनोरम चित्रण यहाँ पर इस कविता में किया है। तो इस कविता को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पिछले सेशन में कविता हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको इस भावार्थ को लिखना है, आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे। जिस तरह, क्योंकि मैं एक चीज को बार बार रिपीट करके आपको बताती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती कि आपका छूट जाए और आप लिख ना पाए। तो मैं हर लाइन को आपके लिए रिपीट करती हूँ, तो आप इसके भावार्थ को लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। तो बिल्कुल चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमने पिछले सेशन से ही अपना स्टार्ट कर दिया था कविता ग्रामश्री। और इस कविता में यहाँ पर चित्र में भी जिस तरह दिखाया गया है कि कवि ने हमें बताया था कि चारों तरफ जो है ये गेहूं के बाली जब पकने का समय होता है, यानी कि मार्च अप्रैल का ये टाइम है और इस टाइम पे बसंत ऋतु का भी आगमन हमारी प्रकृति में होता है। तो इसी तरह का कुछ चित्रण कवि ने अपनी इस कविता में किया है कि गांव का परिदृश्य, गांव के परिवेश का यहाँ पर कैसा, गांव में कैसा परिवेश रहता है। चारों तरफ हरे हरे मखमली हरियाली जो है चारों तरफ बिछी हुई रहती है और उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो चारों ओर का जो वातावरण होता है वो चांदी के समान, यानी कि चमकने लगता है। बहुत प्यारा उजला चारों तरफ का वातावरण हो जाता है। तो यही हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो घास होता है, घास होती है, हरे जो मैदान होते हैं उन पर जो लगी हुई घास होती है वो ऐसे प्रतीत होती हैं जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती है, मानो उनके अंदर का जो हरित रुधिर है वो हिल रहा हो और झलक रहा हो। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमने इस कविता में अपने पिछले सेशन में पढ़ी कि रोमांचित सी लगती है इस समय वसुधा। वसुधा यानी कि पृथ्वी, धरती। अभी धरती का जो माहौल है वो बिल्कुल रोमांचित कर देने वाला होता है। बहुत ज्यादा उत्साह और जोश हमारे अंदर भर देने वाला होता है। और पीली पीली जो सरसों खेतों में फूली हुई रहती है, उसकी जो भीनी भीनी गंध होती है वो मनुष्य के अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश जगाती है। और रंग बिरंगे फूल जो है वो चारों तरफ खिले हुए रहते हैं और उस पर जो मटर की फसल जो खड़ी है वो मानो ऐसा लगता है कि जैसे सखियां खड़ी होकर इस परिदृश्य को देखकर, इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो। और छिमिया की जो फली है, जो सब्जी लगी हुई है छिमिया की, तो उसमें इतने ज्यादा बीज लगे हुए हैं, इतने ज्यादा फलों से वो लदी हुई है, मखमली पेटियों से वो लदी हुई है और चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां जो है वो घूम रही है। आगे शुरू करते हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजिरियों से लद गई आम
आम्र तरु की डाली, और अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। और अब यहाँ पर कवि ने ग्राम श्री कविता की इन पंक्तियों से वसंत ऋतु का एक बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, और इसमें कहा है कि अब आम के पेड़ों की जो डालियां हैं वो सुनहरे और चांदनी रंग की आम की बोरे, आपने देखा होगा आम की बोरे जब मार्च का टाइम आता है, मार्च अप्रैल का टाइम आता है, तो पेड़, आम के पेड़ जो होते हैं वो बोर से लद जाते हैं पूरे, और वो बोर जो होती है आम की वो किस रंग की होती है, वो स्वर्णिम रंग की होती है। आम की कलियों से वो पेड़ जो है वो लद चुके होते हैं, भर चुके होते हैं। झर से ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। यानी कि इस चारों तरफ के दृश्य को देखकर झर रहे ढाक पीपल के लद, यानी कि पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के जो पेड़ की पत्तियां हैं वो अब झड़ रही है, और हो उठी कोकिला मतवाली। और इस तरह के सुंदर वातावरण को देखकर, इस प्यारे वातावरण को देखकर, इस सुंदर परिवेश को देखकर जो कोयल है वो मतवाली होकर, मतवाली यानी कि अपनी धुन में, अपने अंदर मंत्र मुग्ध होकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर वो मधुर गीत सुना रही है, बहुत प्यारा गीत वो सुना रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो ये जो टाइम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कवि ने यहाँ पर वसंत ऋतु का समय हमें बताया है, तो ये जो सारी चीजें हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए चारों तरफ क्या हो रहा है। अब आम की जो टहनियां हैं वो भी कलियों से लद चुकी है, बोर से लद चुकी है, पीपल ढाक जो है उसके पात गिर रहे हैं, और कोयल जो है मतवाली होकर गा रही है, और अब कटहल के जो पेड़ हैं वो भी धीरे धीरे महकने लगे हैं, क्योंकि उनमें भी अब धीरे धीरे फल आने लगा है। और पुष्प मुकुलित जामुन, यानी कि मुकुलित यानी कि मुकुल यानी कि कली, अब जामुन में भी कलियां आने लगी हैं, और जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में देखिए झरबेरी यानी कि बेर, पूरे जंगल जो है बेर की झाड़ियों से भरे पड़े हैं, और वहां पर बेर लदने लगे हैं, बेर लगने लगे हैं जंगल में। बेर की झाड़ियों पर फूले आड़ू नींबू दाड़िम, और आड़ू नींबू दाड़िम इन सब में फूल आने लगे हैं, अब ये फूलने लगे हैं, इनमें पुष्प आने लगे हैं, यानी कि अब फल लगने की तैयारी हो रही है। और आलू गोभी बैगन मूली, यानी कि खेतों में कई तरह के जो फल सब्जियां हैं ये उग चुके हैं, और इनमें अब फल लगने की तैयारी है, जैसे कि आलू गोभी बैगन मूली, ये सब तैयार होने की स्थिति में है। तो कितना सुंदर देखिए प्रकृति का वातावरण है, प्रकृति चारों तरफ से उमड़ कर आ रही है, एकत्रित हो रही है, और एक नया उत्साह, एक नए जीवन का आगाज, एक नया जोश हमारे जीवन में भर रही है कि हर एक रात के बाद एक सुंदर सा सवेरा आता है। तो वही सवेरा अभी यहाँ पृथ्वी पर आया हुआ है, वसंत ऋतु आई हुई है, तो चारों तरफ का वातावरण बहुत ही ज्यादा प्यारा और मनोहर हुआ है। तो इस तरह आप यहाँ पर चित्र में भी देख पा रहे हैं कि आम की कितनी सुंदर, कितना सुंदर फल, कितने सुंदर फल से आम के वृक्ष जो हैं वो लदे पड़े हैं, और जामुन भी पेड़ों पर लगे हुए हैं, और पीपल और बरगद के जो पत्तियां हैं वो किस तरह से सुंदर हरी भरी ताजी फ्रेश दिखाई दे रही है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए हैं सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। यानी कि अब पीले पीले अमरूदों में लाल लाल चित्तियां पड़ी, जो बाहर से अमरूद एकदम पीला पीला दिखाई देता है, आप उसको काट के देखेंगे तो उसके अंदर लाल लाल सी चित्तियां हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु होने के कारण देखिए क्यों, कितना देखिए कैसा ये बसंत ऋतु कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, यानी कि एक नया जन्म प्रकृति का यहाँ पर हो रहा है। हर चीज अपने आप को उकेर कर ला रही है, प्रकृति को सुंदर बनाने
के लिए, प्रकृति को प्यारा बनाने के लिए, और हमारे लिए नई नई चीजें प्रकृति में हो रही है। तो अब पीले पीले अमरूद, पीले मीठे अमरूदों में जो पीले पीले पके हुए अमरूद हैं, अब उसमें लाल लाल चित्तियां हल्की हल्की सी पड़ चुकी हैं, लाल लाल निशान उनके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और वो किस बात का संकेत है? देखिए, कोई भी फल जब कच्चा होता है तो वो हरा भरा होता है, और पकने के बाद वो किस तरह का हो जाता है? या तो वो पीला पड़ जाता है या फिर वो लाल हो जाता है। तो जो पीला पड़ चुका अमरूद है, यानी कि पहले वो हरा था, कच्चा था, और अब वो हल्का पीला और उसके ऊपर लाल लाल चित्तियां आ गई हैं, लाल लाल उसमें निशान आ गए हैं, तो वो इस बात का संकेत है कि अमरूद का फल जो है वो पक चुका है। और क्या आगे कह रहे हैं? पक गए सुनहले बेर, यानी कि जो बेर है सुनहरे रंग से, अब वो बेर भी सुनहरे रंग के हो गए हैं। बेर का फल आपने देखा होगा, वो एकदम पीला नहीं होता, ना ही एकदम लाल होता है, वो एक अलग ही उसका रंग होता है, वो सुनहरे रंग का होता है। तो अब बेर भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वो पक चुके हैं। और आंवली से तरु की डाल जड़ी, यानी कि आंवले से, आंवले के फल से, आपने आंवले का पेड़ देखा होगा कि जब उस पर फल लगता है, यानी कि फल जब उसमें लगता है तो पूरा पेड़ जो है झुक कर आ जाता है। तो आंवले का जो पेड़ है वो फलों से लद चुका है, उसकी जो डाली है वो फलों से नीचे को झड़ रही है, नीचे को लटकी हुई है। लह लह पालक मह मह धनिया, और अब जो लह लह पालक, चारों तरफ जो है हरियाली छाई हुई है, यानी कि पूरे खेत में पालक जो है वो लहलहा रहा है। और मह मह धनिया, और धनिये की जो महक है, धनिये की जो खुशबू है, वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है, पूरे वातावरण में एक प्यारी सी सुगंध जो है वो घोल रही है। और लौकी ओ सेम फली फैली, लौकी ओ सेम फली फैली, यानी कि लौकी और सेम की लताएं जो है, बेल जो है वो पूरे खेतों में फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, मार्च अप्रैल के टाइम पे टमाटर की फसल, अप्रैल मई जून, तो उस टाइम पे आप देखेंगे टमाटर के खेत जो होते हैं वो पूरे लाल आपको दिखाई पड़ते हैं, मानो मखमल बिछा दिया गया हो। तो इस तरह का सुंदर वातावरण इस समय पृथ्वी में चल रहा है। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, पेड़ों पर लगी हरी मिर्च के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। मिर्चों के गुच्छे इतने ज्यादा पेड़ों पर लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ी सी थैली टांग दी गई हो पेड़ों पर। तो इस तरह का सुंदर वातावरण आप इमेजिन करेंगे कि पूरी प्रकृति एकदम सुंदरता से लद चुकी है, सुंदरता से भर गई है, और सारी प्रकृति हमारे लिए कुछ न कुछ सुंदर चीजें लेकर आ रही है अपने इस वसंत ऋतु की शुरुआत में। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, क्योंकि गर्मी का टाइम आने वाला है, गर्मी आने वाली है। देखिए, मार्च अप्रैल के बाद मई जून जुलाई ये गर्मी का टाइम होते हैं। तो उस समय क्या यहाँ पर कवि कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। तो यहाँ पर कवि ने अब गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस तरह जो नदियों का तट होता है, गंगा का जो तट होता है, उस तट यानी कि किनारा, तट का अर्थ होता है गंगा का जो किनारे, गंगा के किनारे के जो खेत होते हैं, नदियों के किनारे की तरफ जो खेत होते हैं, अब उसके सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार जो गंगा किनारे की रेत होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेत, वो इस तरह से फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर अपने निशान छोड़ गया हो। बालू के सांपों से
अंकित, यानी कि बालू से बने हुए सांप जो है। तो गंगा के किनारे की जो रेत है, नदी के किनारे की जो रेत है, वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रेखा में पड़ी हुई है, टेढ़े मेढ़े आकार में पड़ी हुई है, मानो ऐसा लगता है कि कोई सांप अपने निशान इस रेत पर छोड़ गया हो। और इस तरह की जो और धूप की जब किरणें उस रेत पर पड़ती है तो वो रेत एकदम सतरंगी रंगों में चमक उठती है, सतरंगी। देखिए, जब सूर्य की किरणें उस रेत पर पड़ती हैं तो वो रंग बिरंगी नजर आने लगती है और ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत प्यारी सुंदर सरपत यहाँ पर छाई हो, बहुत सुंदर एक वातावरण एक गंगा के तट का हो जाता है। क्योंकि तरबूजों की खेती जो होती है वो रेत पर होती है, पानी के किनारे वाले क्षेत्रों में होती है। तो यहीं पर बताया है कि तट पर तरबूजों की खेती और गंगा के तट पर बिछी घास और उस पर हो रही तरबूजों की जो सुंदर खेती है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी और बहुत ही ज्यादा सुंदर हमें दिखाई दे रही है। उंगली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि उंगली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, यानी कि गंगा के तट पर शिकार करते बगुले जो है, आपने देखा होगा कि बगुला नदी के किनारे पर जो पत्थर होते हैं, रेत होती है, लकड़ी होती है, वहां पर वो बिल्कुल ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। वो किस पर ध्यान लगाते हैं? वो नदी में तैरती हुई मछलियों पर ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे जो बगुले हैं जो गंगा के तट पर शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं, वो अपने पंजों से कलंगी को ऐसे सवार रहे हैं, यानी कि अपने बालों को इस तरह से सवार रहे हैं मानो वो कंघी कर रहे हों। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। और सुरखाब यानी कि चक्रवात, जो चकवा पक्षी है, जो जल में घूमने वाले जो पक्षी हैं, वो जल में इस प्रकार से तैर रहे हैं। और जो मगरोठी नामक पक्षी है वो आराम से बिल्कुल सोया हुआ है, आराम कर रहा है जल में। हसमुख हरियाली हिम आतप सुर से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निसी की तारक स्वप्नों में से खोए। अब यहाँ पर कवि ने जो इस कविता की अंतिम पंक्तियां यहाँ पर दी हैं, तो इसमें कवि ने गांव की हरियाली, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल चित्रण किया है। बहुत ही ज्यादा उन्होंने यहाँ पर गांव की शांति और उनके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है। और क्या कहा है? हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो उनके अनुसार, देखिए कवि के अनुसार, सर्दी की जो धूप है, जब धूप सूर्य की किरणें सूर्य की किरणें जब खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वो कैसी लगती है? वो ऐसी लगती है मानो वो खुशी से झूम रहे हों, और कवि को ये दोनों आलस्य से भरे हुए सोए हुए प्रतीत होते हैं। देखिए पहले तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, आलसियों की तरह सोए हुए हैं जो हरियाली है, लेकिन जब उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की जो लालिमा है वो उसमें पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा सुंदर प्रतीत होते हैं, बहुत ज्यादा खिल जाते हैं और ऐसा लगता है मानो वो खुशी से झूम रहे हो। और भीगी अधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। और ऐसा लगता है कि जैसे इस भीगी आधी रात में, देखिए सर्दी के दिनों में क्या होता है, सर्दी के दिनों में ओश जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है। तो कवि को ये दोनों आलस्य से भरे हुए और सोए प्रतीत होते हैं, और सर्दी की रातों में ओस के कारण ये भीगे हुए प्रतीत होते हैं, भीगे हुए जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है जिनमें मानो तारे किसी सपने में खोए हुए हों। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आछंद, निरुपम हिमात में सिग्नत
शांत निज शोभा से हरता जनमन। तो यहाँ पर इस वातावरण में जो ये पूरा वातावरण बना हुआ है अभी ग्राम का, गांव का, वो वातावरण पूरा ऐसा लग रहा है कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आछंद। तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव किसी रत्न की तरह उन्हें लग रहा है, जैसे कोई हीरा हो, कोई रत्न हो, और ऐसा लगता है जैसे नीले रंग की जो चादर है वो उसने ओढ़ रखी हो, और इस प्रकार निरुपम हिमात में स्निग्ध शांत, यानी कि इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम दिनों में कुछ गांव का जो वातावरण है वो अनुपम है, शांत, और ये बहुत ही अधिक शांति यहाँ की अनुभूति हमें यहाँ पर हो रही है। निज शोभा से हरता जनमन, और इसकी सुंदरता से, इसकी इस शोभा से गांव के लोगों का जो मन है, गांव के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उत्साहित वो इस शोभा को देखकर है। तो ये कविता जो है हमारी ग्राम श्री यहीं पर कंप्लीट होती है। बिल्कुल कविता हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो इस कविता से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न जो है इन्हें हम करेंगे। देखिए कविता में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपकी कविता से दिए गए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। आप चाहे तो इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? देखिए ये जो हरता जनमन यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं कि ये आपकी कविता का जो अंतिम पद है, उस अंतिम पद का, अंतिम पंक्ति का, अंतिम पंक्ति के कुछ लाइनें हैं कि कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। देखिए यहाँ पर पूरी जो कविता है आपने शुरू से पढ़ी, पिछले सेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें हमने देखा कि इस पूरी कविता में गांव के वातावरण का ही, गांव के परिवेश का ही सुंदर चित्रण किया है, और वो भी तब जबकि वसंत ऋतु आई हुई है, वसंत ऋतु का आगमन हमारी पृथ्वी पर हुआ है। तो उस समय तो प्रकृति जो है वो वैसे ही इतनी ज्यादा सुंदर और प्यारी लगती है, और फिर तो ये है ग्राम का वातावरण। तो गांव का वातावरण जो है इस समय पर बहुत ज्यादा मनमोहक है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। हर चीज मानो ऐसा लगता है कि वो मनुष्य के लिए ही बनी हो, मनुष्य को उत्साहित करने के लिए, मनुष्य के अंदर एक नया उत्साह भरने के लिए बनी हो। तो इस टाइम पे गांव के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एक तो इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि फसल जो है, गेहूं की फसल जो है वो पक चुकी है, बहुत सारे फल फ्रूट सब्जियां जो है उनमें फूल आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो सब्जियां हैं उनमें फल लग चुका है। तो सारी चीजें ऐसा लगता है कि मानव हित के लिए ही हो रही है, मनुष्य के हित के लिए ही हो रही है। तो ये मनुष्य की हरता जन मन, जन अर्थात लोग, मन अर्थात उनका मन, हरता अर्थात खोना। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मनुष्य का मन इस प्रकृति के सौंदर्य में खो जाएगा, प्रकृति के सौंदर्य में डूब जाएगा, अर्थात इस शोभा को देखकर मनुष्य अपने मन को इस पर खो बैठा है, इस पर अपने मन को लगा बैठा है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने हरता जनमन इस कविता में कहा है। अगला प्रश्न है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया है? देखिए आपको यहाँ पर कविता में बताया है कि सरसों के पीले फूल खिलने का वर्णन किया है जो कि वसंत ऋतु में ही खिलते हैं, और आम में बोर आने का यहाँ पर वर्णन किया है, वो भी वसंत ऋतु में ही आता है। मौसम में चारों तरफ हरियाली होने का यहाँ पर वर्णन किया है, तो वो भी वसंत ऋतु में आता है। बहुत सारे फल फूल जो है उन पर पुष्प आने की बात की गई है, तो वो भी वसंत ऋतु में ही आता है। तो एक तरह से पूरे
चीजों के बारे में अगर सोचें तो ये जो कविता है इसमें कवि ने वसंत ऋतु के सौंदर्य का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? गांव को मरकत डिब्बे सा खुला इसीलिए कहा है क्योंकि मरकत जो है वो एक रत्न है जिसका रंग जो है वो हरा होता है, और खुले डब्बे सा इसीलिए कहा है क्योंकि उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो उस हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की है, और गांव का जो वातावरण है वो भी बिल्कुल उसी के समान प्रतीत हो रहा है, हरा भरा प्रतीत हो रहा है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर मरकत डब्बे सा कहा है। अगला प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो अरहर और सनई के खेत आपकी ही कविता में लिखा है कि कवि को सोने की कंकड़ियों के समान, यानी कि सोने की करधनी के समान प्रतीत हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्योंकि हम पिछले 2 सेशन से इस कविता को पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से भाव स्पष्ट हमने कर दिया है, तो आशा करती हूँ कि आप इन पंक्तियों का भाव स्वयं से स्पष्ट कर पाएंगे, और ये ये भावार्थ आपका होमवर्क है। तो बच्चों, हमारी जो कविता है ग्रामश्री, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। पिछले 2 सेशन से हम पढ़ रहे थे और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी ये कविता लगी होगी, क्योंकि जहाँ पर वसंत ऋतु की बात की जाती है तो ऐसे ही हमारे मन में एक बहुत प्यारा सा चित्र उभरता है प्रकृति का। तो ऐसे ही ये कविता हमें बहुत ज्यादा उल्लास, बहुत ज्यादा मनोरंजन करने वाली थी, क्योंकि गाँव के वातावरण का इसमें वर्णन किया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको कविता पसंद आई होगी। इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं। जो कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया है, आशा करती हूँ कि आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।